हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। अब हम बात करेंगे कर्ल जो होता है किसी वेक्टर फील्ड का, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। ओके, वी आर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैस। और मैं अगेन रिपीट करूँगा, आप इस लेक्चर को इससे जो प्रीवियस लेक्चर है जहाँ पे हमने डाइवर्जेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी उसके साथ टैंडम में देखिए। ओके, क्योंकि कुछ आइडियाज़ वहाँ पे जो हैं वो भी आपके और क्लियर होंगे और फिर यहाँ पे भी जो कर्ल में का नोशन है वो भी इस्टेब्लिश होगा। पहले मैं जो पिछला लेक्चर है उसमें जल्दी से क्विकली रिव्यू करें। बेसिकली हुआ क्या था, हमने एक स्मॉल वॉल्यूम किसी पॉइंट के अराउंड कंसिडर किया था। ओके, और उसके सारे फेसेस से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पहले हमने दो फेसेस के लिए कंप्यूट किया था कि नेट इन फेसेस से जो फ्लक्स है वो कितना फ्लक्स स्केप कर रहा है, आउटवर्ड स्केपेज ऑफ फ्लक्स कितना है। अगर वेक्टर फील्ड का नाम ए है तो ए डॉट डी एस इस फेस और इस फेस के लिए कंप्यूट किया था, फिर ऐड कर दिया था। और क्योंकि ये जो दो फेसेस हैं, माना स्पेसिफिकली ये है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये क्यूब ओरिजिन पे लोकेटेड नहीं है, इसका कॉर्नर ये केवल एक्सिस के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन दिखा रखी है कि हाँ। तो ये जो दो फेसेस हमने इनिशियली कंसीडर किए थे, जिनको हमने फेस नंबर 1 और 2 कहा था, इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स और इसका माइनस एक्स के अलॉन्ग है। ओके, तो जब हम ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे एरिया वेक्टर में, अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर जो आपका आ रहा है आई या माइनस आई, तो डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, दूसरे वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो पहले वेक्टर की डायरेक्शन का पिक करता है। ओके, जो उसकी हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस डॉट प्रोडक्ट की देखी थी, उसमें ए डॉट आई जब आप करेंगे अपार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड, ए डॉट आई केवल ए के एक्स कंपोनेंट को पिक करेगा। तो ए कितना भी हो, माना इस सरफेस के सेंटर पे ए वेक्टर इतना बड़ा या किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो, पर उससे ये फ्लक्स डिटरमिन नहीं होगा। इस फेस का फ्लक्स जो है वो केवल ए के एक्स कंपोनेंट से डिटरमिन होगा। यहाँ पे जो ए वेक्टर है, इसके सेंटर पे ए वेक्टर की जो वैल्यू है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है। और ऐसे ही जब हम इस दूसरी सरफेस के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो अगेन सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिपीट होगी, लेकिन अब की बार यहाँ पे का जो ए वेक्टर है, हो सकता है वो ए वेक्टर ऐसा हो, या हो सकता है वो ऐसा हो, या और कोई हो, डायरेक्शन वगैरह चेंज। लेकिन इंपॉर्टेंट वैल्यू इस सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स है, फ्लक्स को अगर आप किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट सोच रहे हैं तो ए का जो ट्रांसपोर्ट इस सरफेस के अक्रॉस होना है वो ए का यहाँ पे कितना एक्स कंपोनेंट है, केवल एक्स कंपोनेंट आपको इस सरफेस के अक्रॉस ले जाएगा। वाई और जेड कंपोनेंट कितने भी लार्ज या कितने भी स्मॉल हों, उससे इस सरफेस के अलोंग ट्रांसपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस सरफेस के अलोंग ट्रांसपोर्ट के लिए ए की लोकल वैल्यू, लोकल मतलब यहाँ पे वाली वैल्यू, और ए की भी नहीं, ए एक्स की, ए के एक्स कंपोनेंट की लोकल वैल्यू। और ऐसे ही इस सरफेस के अलोंग ट्रांसपोर्ट के लिए इस पॉइंट पे जो ए के एक्स कंपोनेंट की लोकल वैल्यू है। और क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपका वेक्टर फील्ड चेंज हो रहा है तो उनके कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे। तो माना इस पॉइंट पे जो एक्स कंपोनेंट है वो ए एक्स है, और यहाँ तक आते आते वो थोड़ा चेंज हो गया है, ए एक्स प्लस डेल्टा ए एक्स। और ये डेल्टा ए एक्स हमें पता है, इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, ये चेंज इन ए एक्स है, कितने के बराबर होगा, ए एक्स का रेट ऑफ चेंज विद एक्स के साथ। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस फेस से अगर आपको इस फेस पे आना है तो आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एक्स विद एक्स और मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स। आप इतनी रेट ऑफ चेंज इंटू डी एक्स। इसी तरह से आप किसी चीज़ में चेंज को कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ चेंज, और खुद आपने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कितना चेंज किया है। ओके दिस, तो इस तरह से भी आप इस कैलकुलेशन को सीधे दिमाग में रख सकते हैं। एक्चुअली ए एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम इन दोनों फेसेस का फ्लक्स ऐड करेंगे, एक सरफेस का फ्लक्स जब आप निकाल रहे हैं तब तो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इस सरफेस के लिए ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू थोड़ा चेंज हो गई है ये। लेकिन जब आप दोनों सरफेसेस के लिए फ्लक्स को ऐड करते हैं, और ऐड करने में हुआ क्या था, एक के लिए यूनिट वेक्टर आई इस तरफ को है और दूसरे के लिए यूनिट वेक्टर माइनस आई इस तरफ को है, तो एक्चुअली वो एडिशन करने में दोनों से सब्ट्रैक्शन होता है। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है। ए एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इन दोनों फेसेस से जब आप ऐड करके फ्लक्स निकालते हैं कि चलो इन दोनों सरफेसेस से नेट कितना फ्लक्स स्केप कर रहा है, तो वहाँ केवल ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कंपोनेंट का रेट ऑफ चेंज एक्स डायरेक्शन में, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का रेट ऑफ चेंज एक्स। केवल एक्स कंपोनेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ही डिटरमिन करता है कितना फ्लक्स यहाँ से एंटर करेगा। अगर ए एक्स की वैल्यू यहाँ और यहाँ बराबर है तो जितना फ्लक्स यहाँ एंटर करेगा उतना यहाँ स्केप कर जाएगा। माना ए एक्स की वैल्यू 5 है और ये भी 5, ये डेल्टा माना 0 के बराबर है। दोनों पॉइंट पे अगर ए का एक्स कंपोनेंट बराबर है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो जितना फ्लक्स यहाँ एंटर करेगा उतना यहाँ स्केप कर जाएगा। तो इन दोनों सरफेसेस के लिए नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के ए एक्स और इस पॉइंट के ए एक्स में थोड़ा अंतर है, और वो इतना है, मैथमेटिकली वो इतना होता है, तो ये वाला पार्ट ही डिटरमिन करेगा कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना स्केप कर रहा है। माना यहाँ से 5 यूनिट फ्लक्स अंदर एंटर किया और यहाँ से 6 यूनिट बाहर निकल गया, तो इसका मतलब नेट इन दोनों सरफेसेस से मिला के 1 यूनिट फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है। तो ये
तो ए एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ए एक्स का रेट ऑफ चेंज, कितनी तेजी से वो ए एक्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, तब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका नेट चेंज इतना हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स के साथ एक्स वाला डेरिवेटिव आ रहा है। ओके, ये न्यूमरेटर वाला ए एक्स क्यों आया, ये वाला कंपोनेंट ए के वाई कंपोनेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जेड कंपोनेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस समय इंपॉर्टेंस किसकी है, ए के एक्स कंपोनेंट की। और ए के भी एक्स कंपोनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो, 50 हो, 5000 हो, अगर वो यहाँ पे भी 5000 है और यहाँ पे भी 5000 है तो नेट फ्लक्स तो जीरो है। इंपॉर्टेंट ये है अगर वो यहाँ पे 5000 है तो यहाँ पे वो उससे कितना डिफरेंट है, वो कितनी तेज़ी से डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो ए एक्स कितनी तेज़ी से एक्स के साथ चेंज हो रहा है। ओके, और फिर ये डी एक्स का फैक्टर, तो ये डिस्टेंस का फैक्टर है। ओके, और इसके साथ फिर डी वाई डी जेड के फैक्टर भी आए थे, पिछली कैलकुलेशन में आप चेक करें, डी वाई डी जेड एरिया के कारण आए थे। ओके, तो फाइनली आपके पास तीनों फैक्टर इसमें आ जाते हैं दिस, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, तो ये चीज़ आप वो करें, इन दो फेसेस के लिए डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स आया, बाकी दो फेसेस के लिए डेल ए वाई अपॉन डेल वाई आता है सिमिलरली, और बाकी दो फेसेस के लिए, रिमेनिंग दो फेसेस के लिए डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो इस तरह से तीनों को आप ऐड करें, टोटल क्लोज सरफेस से आप फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो तब आपको डेल डॉट ए, ओके दिस, तो अगेन दिस इज जस्ट रिमाइंडर, डेल में हमें क्यों इस तरह के फैक्टर्स मिलते हैं, ये वाले, क्यों डेल में हमें ये तीन फैक्टर्स मिलते हैं। ओके, नाउ होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। और इसे मैंने इसलिए भी फिर से इंट्रोड्यूस किया क्योंकि कर्ल में भी हम यही चीज़ करने वाले हैं। ओके, अब कर्ल जो है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। ओके, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ल बेसिकली ये है, कर्ल शब्द कर्लिंग से बना है। ओके, कर्ल कोई चीज़ किसी पॉइंट के अराउंड कर्ल है। ओके, कर्ल का जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे वैसे स्पेसिफाई कर दिया है। कर्ल का मीनिंग है, एक्सक्यूज मी, कर्ल मीन्स रोटेशन, कोई चीज़ कितनी रोटेट हो रही है। अब इस रोटेशन को आप हमेशा अगेन एक्चुअल रोटेशन ना सोचें कि कोई चीज़ रोटेट हो रही होगी, पर बेसिकली वेक्टर फील्ड का रोटेशन ये इंडिकेट करता है। किस सेंस में, पहले इसी को हमने समझना है। ओके, किसी पॉइंट ए के अराउंड कोई वेक्टर फील्ड किस हद तक रोटेट कर रहा है, वही उसका कर्ल होता है। ओके, जब आप किसी वेक्टर फील्ड ए का कर्ल कैलकुलेट करते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप ऐसे करते हैं, आपको ए वेक्टर फील्ड अगर दे रखा है, आप ये डिटरमिनेंट बनाते हैं। ओके, और इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपैंड करके लिखें तो इसका एक्स कंपोनेंट इतना बनता है, वाई कंपोनेंट इतना बनता है, जेड कंपोनेंट इतना बनता है। इसमें कुल मिला के 6 डेरिवेटिव्स आते हैं डेल क्रॉस ए के एक्सप्रेशन में, और ये सारे के सारे क्रॉस डेरिवेटिव्स हैं, जेड का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, सिमिलरली एक्स का जेड के साथ, जेड एक्स, और ये वाई एक्स एंड एक्स वाई। ओके, 6 माना। और कर्ल किसी वेक्टर फील्ड का अगेन फिर से एक वेक्टर फील्ड होता है, वेक्टर होता है, तो माना इस वेक्टर का नाम अगर मैं बी रखूँ, ए से स्टार्ट किया और उसका कर्ल लिया, तो माना उसका नाम बी रखूँ, तो इसको मैं बी जेड कह सकता हूँ, बी का जेड कंपोनेंट, ये जो नया वेक्टर फील्ड बना, ये उसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट। ओके, तो प्रेजेंट डिस्कशन में मैं मेनली केवल इस जेड कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाकी दो को आप सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं। ओके, बट अभी मैं आपको क्वालिटेटिवली मैंने आंसर आपको दे दिया है, मैंने अभी उसे जस्टिफाई नहीं किया है, बट बेसिकली कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या मेजर करता है, किस हद तक वो वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट या कर्ल कर रहा है। अभी रोटेशन या कर्ल को आप और बेटर समझने की कोशिश करें। ओके, और मैं केवल इस कंपोनेंट को समझाने की कोशिश करूंगा, ये बेसिकली बताएगा वेक्टर फील्ड जेड एक्सिस के अराउंड कितना रोटेशन है उसका, ये वाला वाई एक्सिस के अराउंड कितना रोटेशन है, ये वाला एक्स एक्सिस के अराउंड कितना रोटेशन है। तो हम केवल जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन का मेरा क्या सेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, बाकी जगह आप उसे खुद ही आइडिया को एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, बस पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगेन मैं वाटर फ्लो का एग्जांपल लूँगा, माना वाटर कहीं पे किसी चैनल में फ्लो हो रहा है, ठीक है, नदी में या किसी में, और वो इस तरह का मोशन है, स्ट्रीम लाइन मोशन, मतलब रफली अगर मैं कहूँ पैरेलल मोशन, वाटर का यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ जाता है और यहाँ का मॉलिक्यूल टाइम के साथ यहाँ मूव करता है, और ये इस तरह का अगर मोशन हो, तो इस मोशन में अगर आप कोई चीज़ ड्रॉप करें, माना एक छोटा सी आपने पार्टिकल ड्रॉप किया, तो वो समय के साथ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉप किया, वो इस लाइन के अलॉन्ग, तो स्ट्रीम लाइन मोशन जिसे आप कहते हैं। तो एक मोशन तो इस तरह का हो सकता है, लेकिन पानी में कहीं कहीं पे जिसे आप कहते हैं भंवर बनते हैं, इंग्लिश में जिसे वर्लपूल कहते हैं, पानी कहीं पे रोटेट होता रहता है। ओके, इस तरह से अगर उस पॉइंट पे आप पानी की वेलोसिटी के वेक्टर प्लॉट करें तो रफली शायद कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ का वाटर का जो मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, वो इधर को मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ वाला आगे नहीं जा रहा है, यहाँ वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे वाला वाटर मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे वाला इस डायरेक्शन में। तभी तो ये पानी चारों ओर घूम रहा है, जिसे आप घूमना कह रहे हैं, भंवर कह रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये फ्लो भी हो सकता है और ये फ्लो भी हो सकता है। तो इसे अगर आप वेक्टर फील्ड सोचें, ये वाला वेक्टर फील्ड आप क्लियरली देख रहे हैं, इस पॉइंट के अराउंड इसमें रोटेशन है। रोटेशन का हमारा ये सेंस है,
अब यहाँ तो एक्चुअल रोटेशन हो रहा है, वाटर जो है एक्चुअली रोटेट कर रहा है, पर आप इसे अब कोई जनरल वेक्टर फील्ड सोचें, आपने वेक्टर फील्ड प्लॉट किया, वो एक्चुअल कोई इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि एक्चुअली कुछ रोटेशन हो रहा है, पर अगर वो वेक्टर फील्ड का नेचर ऐसा आ रहा है किसी पॉइंट के अराउंड, तो इस वेक्टर फील्ड के लिए अगर आप उसका कर्ल कैलकुलेट करेंगे, माना ये हमारा ए वेक्टर फील्ड है और अब आप इसका कर्ल कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे, तो आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। जबकि अगर वेक्टर फील्ड ए आपका ये वाला है और आप इसका इस पॉइंट पे कर्ल निकालेंगे, तो इसका तो ये तो इस पॉइंट के अराउंड कर्लिंग तो हो ही नहीं रही है, तो इसके लिए कर्ल कितना बनेगा, जीरो। तो क्वालिटेटिवली कर्ल को इसीलिए हम ये कह रहे हैं, कर्ल बेसिकली मेजर करता है कोई वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट के अराउंड किस हद तक रोटेटेड है। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो वर्लपूल इन वाटर वर्सेस लीनियर फ्लो ऑफ वाटर से आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन अब मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। ये भी अगेन मैंने क्वालिटेटिवली आपको आंसर दे दिया है, पर ऐसा कैसे है कि माना मैं केवल जेड कंपोनेंट की बात करूंगा कि ये जेड कंपोनेंट जो है कर्ल का, ये ए के कर्ल का जेड कंपोनेंट है। तो मैंने आपको आंसर ये दे दिया, ये ए के कर्ल का जेड कंपोनेंट बेसिकली जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन को इंडिकेट करता है। अभी मैंने आंसर तो दे दिया, पर अब मुझे इसे जस्टिफाई करना है। ओके, यहाँ पे जैसे हमने डाइवर्जेंस के केस में हमने एक क्यूब कंसिडर किया था, यहाँ पे मैं केवल 2 डायमेंशन में एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, हमारी एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस रेड में मैंने प्लॉट कर रखी है, जेड एक्सिस इस कागज़ से बाहर की ओर है, आउटवर्ड इस तरह से है। ठीक है, जिसको हमने पिछले वाले डिस्कशन में ब्लू कलर के स्केच पेन से दिखाया था, पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम जेड एक्सिस की बात जरूर करेंगे, पर आप हमेशा सोचिए जेड एक्सिस इस पेज के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ठीक है, आपकी डायरेक्शन में ये है जेड एक्सिस। ओके, दस जेड की हमें जरूरत नहीं है, हम केवल एक्स वाई प्लेन में ही अपना मेजरली डिस्कशन करेंगे। और इस समय जिस एलिमेंट्री फिगर से हमारा वास्ता होगा वो केवल एक्स वाई प्लेन में एक छोटा सी स्क्वायर है, स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जो भी कहें, उसकी एक साइड डी एक्स है और फिर ये रेड साइड डी वाई और फिर से रेड साइड की लेंथ डी एक्स और ये डी वाई। तो एक छोटा सी रेक्टेंगल इस एक्स वाई प्लेन में है। ओके, वेक्टर फील्ड ए सब जगह है, लेकिन हमें उस वेक्टर फील्ड का एनालिसिस, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन हम केवल इस प्लेन में करेंगे। ओके, तो और बाद में मैं एक दूसरा फिगर भी लूँगा, आप इसे वो समझ सकते हैं, माना जिसे इंग्लिश में हम विंड वेन कहते हैं। ठीक है, जैसे हवा में घूमने वाली चक्री होती है, आप रफली इसे ये समझ लीजिए, एक रॉड ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की रॉड आपने उसके साथ ज्वाइन कर रखी है। ओके, और यहाँ से जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपने इसको एक दूसरी रॉड इस पर लगा रखी है। तो अगर यहाँ से इस पर हवा इससे टकराती है तो ये इस तरह से रोटेट कर सकता है। तो ये जो ये फिगर है ये भी हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। ओके, मैथमेटिकली कर्ल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, केवल मैथमेटिकली समझने की बात नहीं है। बाद में हम एक नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस, जिसे कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। तो बेसिकली स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ भी यहाँ से हमारा एक आउटलाइन होने वाला है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, हम इस पाथ के अलॉन्ग चलेंगे। चलने का मतलब ये है हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एक कैलकुलेशन करेंगे। पहले वो कैलकुलेशन हम इस सेगमेंट के लिए करेंगे, फिर वो कैलकुलेशन इस सेगमेंट के लिए करेंगे, फिर वो कैलकुलेशन इस सेगमेंट के लिए करेंगे और फिर वो कैलकुलेशन इस सेगमेंट के लिए करेंगे, इस तरह से। तो इसलिए मैं इसे पाथ कह रहा हूँ। ठीक है, ये पाथ मैंने ऐसा ही क्यों लिया, ये पाथ मैंने ऐसा इसलिए लिया, ऐसा नहीं लिया ताकि जो हमारा रोटेशन बने, मैं इसे रोटेशन से कनेक्ट करने वाला हूँ बाद में, ताकि हमारा रोटेशन जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में रहे। अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, अगर आप अपनी हाथ की अंगुलियों को इस डायरेक्शन में कर्ल करें, कोई चीज़ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, माना आप एक्चुअली सोचें कोई पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है सर्किल या माना स्क्वायर के ही पाथ में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसका मोशन इस तरह से है, एंगुलर मोमेंटम ये मोमेंटम जो बने, एंगुलर मोमेंटम वो किस डायरेक्शन में बने, जेड डायरेक्शन में। मतलब रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मैथमेटिकली आप बोलते हैं जेड एक्सिस में। ओके, होता तो जेड एक्सिस के अराउंड है, लेकिन मैथमेटिकली उसमें आपको जेड वाले कंपोनेंट में इंटरेस्ट होता है। तो मैंने पाथ इस तरह से लिया है ताकि जो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैथमेटिकल क्वांटिटी बने वो प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग बने। अगर मैं पाथ ऐसा लेता, क्लॉकवाइज लेता, तो फिर जो रोटेशन का के करस्पॉन्डिंग का मैथमेटिकल वेक्टर बनता वो डाउनवर्ड बनता। ओके, तो मैंने पाथ ऐसा चूज़ किया है। अब मैंने कहा कि पाथ हम लेंगे, लेकिन इस पाथ पे हम जिस चीज़ की कैलकुलेशन करने वाले हैं वो ये है। पहले आप इसको देखिए, ए डॉट डी एल, अब ये 1 वगैरह सब भूल जाइए, ए डॉट डी एल। ए वेक्टर फील्ड सब जगह है, यहाँ पे भी है वेक्टर फील्ड ए, इस प्लेन में और जगह भी होगा 3 डायमेंशन में, लेकिन इस वेक्टर फील्ड ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ हर पॉइंट पे वेक्टर फील्ड ए है। ओके, मैं इस पाथ के अलॉन्ग ए डॉट डी एल कैलकुलेट करूँगा। डी एल खुद ही है, जब मैं पाथ का मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक के सेगमेंट की बात करूँगा तो ये मेरा डी एल वेक्टर है, स्मॉल लेंथ है डी एक्स के बराबर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये जो छोटा सी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का है,
इस रास्ते के लिए ये मेरा डी एल होगा, और जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा तो डी एल वेक्टर मेरा ये वाला हो जाएगा। शुरू यहाँ पे किया, ख़त्म यहाँ पे किया, एक छोटा सी वेक्टर जिसकी लंबाई कितनी है डी वाई, और डायरेक्शन कहाँ है जे के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यूनिट वेक्टर जे। फिर जब मैं यहाँ आऊँगा वापस तो डी एल वेक्टर उस समय हो जाएगा, डिस्टेंस अगेन डी एक्स के बराबर है, मैग्नीट्यूड तो यहाँ से यहाँ तक का डी एक्स है, पर डायरेक्शन है माइनस आई, एक्स एक्सिस के अपोजिट। और फिर जब मैं यहाँ वापस आऊँगा तो डी एल वेक्टर का मतलब हो जाएगा डी वाई, लेंथ है डी वाई के बराबर, और डायरेक्शन है जे एक्सिस में नीचे की ओर, ओके, माइनस जे, ओके दिस। तो डी एल वेक्टर का तो मैं इस तरह के 4 टर्म्स लूँगा। पाथ के इस सेगमेंट के लिए ए डॉट डी एल निकालेंगे, पाथ के इस सेगमेंट के लिए ए डॉट डी एल निकालने का मतलब पाथ के इस सेगमेंट पे ए की जितनी वैल्यू है। अब आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ 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 पॉइंट टू पॉइंट ए की वैल्यू चेंज हो रही होगी, आप यहाँ पे ले लीजिए, इसके सेंटर पे ले लीजिए, इसके सेंटर पे जो ए की वैल्यू है उसको मान लीजिए, ठीक है। उससे आप कैलकुलेट करें इस पाथ के लिए ए डॉट डी एल, ए वेक्टर माना यहाँ पे का ए वेक्टर ऐसा है, और कोई जरूरी नहीं हो इस प्लेन में हो, वैसे वो 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, ए वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, पर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर डी एल ये है, आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फिर जब आप इस रास्ते पे पहुँचे तो इस रास्ते पे ए की जो वैल्यू है वो इस रास्ते पे ए हो सकता है अलग डायरेक्शन में हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो गया हो ये वेक्टर, लेकिन ये ए और इस डी एल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फिर आप रास्ते के इस सेगमेंट पे आए, यहाँ पे ए वेक्टर जहाँ भी होगा उसका इस डी एल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इस समय वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है, ठीक है, थर्ड सेगमेंट में यहाँ पे, और लास्ट में जब आप यहाँ पे आएंगे तो सिमिलरली ए डॉट डी एल। तो रास्ते को इस पूरे क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग मैं ए डॉट डी एल का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, इसको हम लाइन इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है। लाइन इंटीग्रल टर्म अभी तक हमने प्रॉपर्ली वो नहीं किया है, लेकिन अभी आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह सोचिए। पाथ के इस फर्स्ट सेगमेंट का नाम 1, बल्कि मैंने इसे लिखा है, सॉरी 1 मैंने इसे लिखा है, 2 इसे लिखा है, ठीक है, और 3 इसे लिखा है और 4 इसे लिखा है। तो पाथ के सेगमेंट नंबर 1 के लिए भी ए डॉट डी एल निकालूंगा, और सेगमेंट नंबर 2 के लिए भी, और सेगमेंट नंबर 3 के लिए भी, और सेगमेंट नंबर 4 के लिए भी, और सबको ऐड कर दूंगा। और इसी चीज़ को हम लिखते हैं क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल। हम ए डॉट डी एल इवेल्युएट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, इस बंद रास्ते में, ओके, पाथ इंटीग्रल। तो अगर आप ये सिंबल नहीं भी समझ रहे हैं अभी तो दिस, ओके दिस। तो अब केवल हम पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 के लिए पहले अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 और 4 को बाद में करेंगे। जैसे हमने डाइवर्जेंस को समझने के लिए केवल 2 फेसेस के साथ कैलकुलेशन की थी, ठीक है, तो ऐसे ही केवल इन 2 फेसेस के लिए, जिनको मैंने रेड से मार्क किया है, 2 लाइन के 2 सेगमेंट्स, ये फेसेस नहीं है, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन सेगमेंट है, इसके लिए ए डॉट डी एल 1 और 2 वाला टर्म, और 3 और 4 इनके लिए, 3 इसके लिए, 4 इसके लिए। लेकिन पहले केवल 1 और 2 पे कंसंट्रेट करते हैं। तो 1 और 2 केवल पाथ के सेगमेंट नंबर 1 और 2 के लिए ए डॉट डी एल जब आप इसके लिए निकालेंगे तो ए की वैल्यू कहाँ पे चाहिए होगी, ए की वैल्यू यहाँ वाली थोड़ी होगी इंपॉर्टेंट नहीं, या यहाँ वाली, या यहाँ वाली, या यहाँ वाली, या यहाँ वाली। ए की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब फर्स्ट वाले पाथ पे ए की जो वैल्यू है, वैसे तो वैल्यू यहाँ से यहाँ पॉइंट टू पॉइंट भी चेंज हो सकती है, पर रफली आप उसको यहाँ पे मान लीजिए। चलिए इसके सेंटर पे जो ए की वैल्यू थी वो, उसे मैंने ए फर्स्ट लिखा है, ए वेक्टर, और सिम्बॉलिकली इसी फिगर को मैंने नीचे ये बनाया है, अब की बार मैंने कलर नहीं किया है। ये है मेरा पाथ नंबर फर्स्ट और ये है मेरा पाथ नंबर सेकंड। ये पाथ नंबर फर्स्ट में मैं इधर को आता हूँ और पाथ नंबर सेकंड में इधर को जाता हूँ। पाथ नंबर फर्स्ट में इस पॉइंट पे माना ए वेक्टर ऐसा है, ओके। अब फिर से आप डॉट प्रोडक्ट का आइडिया लगाइए, ओके। पहले चलिए इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, ए वन डॉट डी एल। ये डी एल वेक्टर कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, डी वाई के बराबर, ये लंबाई डी वाई के बराबर है, और डायरेक्शन कहाँ है, माइनस जे, तो डी वाई माइनस जे, ए डॉट डी एल। लेकिन ए कौन सा वाला, इस फर्स्ट वाली लोकेशन पे जितना जो भी ए की वैल्यू है, जो भी ए वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट इस डी एल के साथ, प्लस ऐसा ही इसके लिए करो। अब की बार ए कौन सा, ए जितना इस सेकंड वाले लाइन सेगमेंट की लोकेशन पे है, यहाँ वाला ए, यहाँ वाला ए, यहाँ वाला ए, यहाँ वाला ए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे ए कितना है, तो माना उसे हम A2 कहें, यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2, ए फर्स्ट ए सेकंड। लेकिन ये वाला जो लाइन वेक्टर है, लाइन सेगमेंट है, ये कितने के बराबर है, इसकी लेंथ भी dy है, और इसका यूनिट वेक्टर j कहाँ है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव j डायरेक्शन में। ये हो गया। फिर से आप डॉट प्रोडक्ट का आइडिया लगाइए, dy और माइनस तो अलग हो गया, ये dy मैग्नीट्यूड है, -1 अलग हो गया। किसी वेक्टर a को किसी लोकेशन पे आप j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर रहे हैं, तो ai डॉट j कितने के बराबर होगा, ये इस वेक्टर का कंपोनेंट पिक करेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग का कंपोनेंट, y कंपोनेंट। ए फर्स्ट तो क्या लोकेशन बता रहा है, अगर आप a डॉट j कर रहे हैं तो a डॉट j का मतलब क्या है, axi प्लस ayj प्लस azk और डॉटेड विद j। i डॉट i 0 होता है, k डॉट j भी 0 होता है, j डॉट j 1 होता है,
तो इसीलिए जिस चीज़ को मैं सिंपली कह रहा हूँ, जब आप वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ ले रहे हैं तो बेसिकली वो वेक्टर के केवल एक कंपोनेंट को पिक कर रहा है, और कौन से कंपोनेंट को? वाई कंपोनेंट को। ओके, इसको आप और आराम से बड़े सीधे समझ सकते हैं। अरे वेक्टर ये वाला है, वाई के अलॉन्ग या वाई के एंटी पैरेलल वाला, तो कंपोनेंट वेक्टर का कौन सा पिक होगा? वाई के अलॉन्ग वाला। केवल उसके एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तो मैंने दिखाया भी नहीं है, वो अनइम्पॉर्टेंट है इस समय। इसको डाइवर्जेंस वाली सिचुएशन से कंपेयर कीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस में इस सरफेस के अलॉन्ग कितना फ्लो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा था वेक्टर के एक्स कंपोनेंट पे। ए एक्स इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और बाद में तो ए एक्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रेट ऑफ चेंज। लेकिन केवल एक सरफेस के लिए, जब तक दो सरफेस नहीं है, केवल एक सरफेस है, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसमें केवल ए एक्स का रोल था, ए वाई और ए जेड का रोल नहीं था। जबकि मैथमेटिकली यहाँ पे हम ये जो लाइन इंटीग्रल टाइप की चीज़ जिसकी बात कर रहे हैं, या सिंपली ए डॉट डी एल निकाल रहे हैं माना, तो जब ए डॉट डी एल हम निकाल रहे हैं तो ए डॉट डी एल में एक्स और जेड कंपोनेंट का रोल नहीं है, किसका है? वाई कंपोनेंट का रोल। दोनों का रीज़न बेसिकली सेम है। यहाँ जो वेक्टर आपका कंसिडरेशन में था वो वेक्टर कहाँ था? आई के अलॉन्ग, आई या माइनस आई के अलॉन्ग, तो वो वेक्टर के कौन से कंपोनेंट में उसका इंटरेस्ट होगा? एक्स वाले कंपोनेंट में। जबकि यहाँ ये लाइन सेगमेंट ये वाला है, ये इसका वेक्टर कहाँ है? जे के अलॉन्ग। इसका वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नहीं है। लाइन सेगमेंट का वेक्टर तो जिस डायरेक्शन में आपने मूवमेंट किया सीधे सीधे वो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इस समय आप जे या माइनस जे वेक्टर में इंटरेस्ट है, वाई वाले कंपोनेंट में, तो वेक्टर का भी वो वेक्टर ए जो है इस समय उसका कौन सा कंपोनेंट इंटरेस्टिंग होगा? ए वाई की वैल्यू कितनी है उससे ये प्रोडक्ट डिटरमिन होगा। ओके, तो यहाँ पे ए फर्स्ट लोकेशन पे ए वेक्टर की जो वैल्यू है, अब उसका केवल क्या आ जाएगा? वाई कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट खत्म, डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए के केवल वाई कंपोनेंट को सिलेक्ट कर देगा। ए डॉट जे सिंपली कितने के बराबर होगा? ए वाई के बराबर। तो अगर मैं फर्स्ट लोकेशन पे बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट लोकेशन पे जो ए वेक्टर है उसका वाई कंपोनेंट ए वन वाई, डी वाई ये और माइनस साइन पहले से था। और ऐसे ही अगर ए टू डॉट ये करेंगे सेकंड लोकेशन पे, यहाँ पे का ए वेक्टर, लेकिन यहाँ का डी एल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डी वाई मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन का है जी। तो जब यहाँ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर से ए टू वाई बनेगा, ए फर्स्ट की जगह ए टू वाई। यहाँ पे वाला जो ए है उसका वाई कंपोनेंट कितना है? ओके, और यहाँ माइनस साइन नहीं है। आपको इन दोनों को साइड बाई साइड रख के ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ दोनों सरफेसेस के फ्लक्स, एक का ए एक्स पे डिपेंड किया, इस लोकेशन का ए एक्स, और एक का इस लोकेशन का ए एक्स। मैं इसको मिला के इस लोकेशन का ए एक्स कर रहा हूँ। कुल मिला के यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू इतनी हो चुकी है, पुरानी वैल्यू प्लस इतना एडिशन। लेकिन ये कुल मिला के इस पॉइंट पे वेक्टर के कंपोनेंट, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। यहाँ पे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इतना है, यहाँ पे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इतना है। इस केस में एक्स कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई कंपोनेंट। वेक्टर का वाई कंपोनेंट फर्स्ट लोकेशन पे कितना है और उसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट दूसरी लोकेशन पे कितना है, दिस। और दोनों के बीच आप देख रहे हैं फिर से माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने के कारण डी वाई आपने कॉमन लिया, ए टू वाई माइनस ए वन वाई। लास्ट में जब आप दोनों सरफेसेस को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, इसको और इसको एक साथ, इनके कंट्रीब्यूशन को आप एक साथ देख रहे हैं, एक एक टर्म को आप देखते तो इसमें भी ए वाई आता और इसमें भी ए वाई आता। लेकिन यहाँ इनका सब्ट्रैक्शन आ रहा है। सब्ट्रैक्शन होने का मतलब जो चीज़ मैंने यहाँ पे कही थी, ये 5000 हो सकता है, लेकिन ये भी 5000 प्लस माना 3 के बराबर है। तो इम्पॉर्टेंट 5000 नहीं है, इम्पॉर्टेंट केवल ये 3 होगा, क्योंकि जब आप दोनों सरफेसेस से या यहाँ दोनों लाइन सेगमेंट से मिला के लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल का मतलब ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल इसका भी और इसका भी जब आप मिला के देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि ए वाई की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। इंपॉर्टेंट केवल ये है ए वाई की वैल्यू में चेंज कितना हो रहा है। मैथमेटिकली आप उसको ये समझ सकते हैं। अगर आप केवल इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं आपको, ये आपको पूछ रहे हैं, अच्छा ए टू मतलब ये आगे वाली लाइन, यहाँ पे का जो वाई कंपोनेंट है और ए वन यहाँ पे का जो वाई कंपोनेंट है उसी वेक्टर का, उस पर कितना फ़र्क पड़ता है। एक वेक्टर का वाई कंपोनेंट यहाँ से यहाँ जाने में चेंज हो रहा होगा। अब हमें पूरे वेक्टर ए से मतलब नहीं है, माना इस पॉइंट पे वेक्टर ए ये है और इस पॉइंट पे आके ए वेक्टर माना ऐसा हो गया, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो, कुछ और भी हो सकता है, पर माना इस ए वेक्टर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हमें इंटरेस्ट केवल ये है इसका वाई कंपोनेंट पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, उनका डिफरेंस कितना है, इसमें से ये घटाना है। वाई कंपोनेंट में सेकंड लोकेशन में से वाई कंपोनेंट फर्स्ट लोकेशन का घटाना है। ओके, अब मैथमेटिकली आपको इसकी वैल्यू पता है, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो यहाँ से यहाँ जाने में वाई कंपोनेंट में चेंज की वैल्यू कितनी होगी, वाई कंपोनेंट कितनी तेज़ी से एक्स के साथ चेंज हो रहा है। एक्स के साथ चेंज क्यों आया, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो अंतर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का है। ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेपरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये जब आप यहाँ से यहाँ चलते हैं तब आप यहाँ पहुँचते हैं, तो
ए वाई का वेरिएशन आपको देखना है। ये बेसिकली आप ए वाई के चेंज की बात कर रहे हैं, कितना ए वाई जो भी यहाँ पे था यहाँ तक जाते आते कितना हो गया। तो आप कहेंगे आप मुझे ए वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के साथ बता दीजिए, एक्स के साथ ए वाई कितनी रैपिडली से चेंज होता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है डी एक्स। अगर मैं उससे इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये फैक्टर मिल जाएगा। ओके, अगर आपको ये ऐसे में क्लियर नहीं हो रहा है तो जो हमने डाइवर्जेंस वाले केस में कैलकुलेशन की थी उसकी तरह भी आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। माना इस स्क्वायर के सेंटर में ए की वैल्यू जो है, ए के कंपोनेंट्स एग्जैक्टली ए एक्स ए वाई ए जेड हैं। ओके, तो यहाँ पे का वाई कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ पे का वाई, मैं वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई कंपोनेंट ए वाई है सेंटर पे। यहाँ से हम कितना आगे हैं, डी वाई बाई टू डिस्टेंस आगे हैं, प्लस सॉरी नॉट डी वाई बाई टू, डी एक्स बाई टू प्लस डी एक्स बाई टू डिस्टेंस आगे की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा ए फर्स्ट वाई है वो कितना हो जाएगा, ये वाला, सॉरी ए सेकंड, ये ए सेकंड है, ए सेकंड वाई ये वाली लाइन है, सेंटर पे ए वाई की वैल्यू जो कि ए वाई है। ए वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के साथ, वाई के साथ नहीं, वाई के साथ चेंज तब आता अगर हम इधर जाने की बात कर रहे होते हैं। हम इधर नहीं जा रहे, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ए वाई कितनी तेज़ी से एक्स के साथ चेंज हो रहा है, डेल ए वाई बाई डेल एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स बाई टू। यहाँ पे के ए वाई की वैल्यू को आप सेंटर वाली वैल्यू के टर्म में इस तरह से लिख सकते थे, सेंट्रल वैल्यू प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाई विद एक्स डेल ए वाई बाई डेल एक्स, और डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स बाई टू। और ऐसे ही ये पिछले पॉइंट वाली जो ए वाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सेंट्रल वैल्यू अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाई विद एक्स, अगेन आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पीछे को जा रहे हैं, पर रेट ऑफ चेंज अगेन ए वाई का एक्स के साथ देखना पड़ेगा, ए वाई कितनी तेज़ी से एक्स के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस अब की बार कितनी है, माइनस डी एक्स बाई टू। ओके, और फिर ये आप इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट अप्रोप्रिएटली करें, एक के साथ पहले से एक माइनस साइन है, एक माइनस साइन इसके साथ पहले से है, तो माइनस माइनस से प्लस बनेगा, और डी एक्स बाई टू मिलकर डी एक्स। तो अगेन आप ऐसे समझें, ऐसे दोनों एक ही बात है। यहाँ मैंने क्या कहा, सीधे यहाँ से यहाँ तक का चेंज एक ही बार में इवेलुएट कर दिया। इस वाली कैलकुलेशन में क्या किया, यहाँ से यहाँ का चेंज डी एक्स बाई टू के साथ देखा, और यहाँ से यहाँ का चेंज माइनस डी एक्स बाई टू के साथ, दोनों से एक ही चीज़ मिलेगी। बट ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इस समय क्रॉस डेरिवेटिव आया है। क्रॉस डेरिवेटिव क्यों आया, जो चीज़ हम इवेलुएट कर रहे हैं उसमें ए एक्स का कोई रोल नहीं है इस समय, रोल किसका है, ए वाई का। एक लाइन के लिए ए वाई का रोल है, इस दूसरी लाइन के लिए भी ए वाई का रोल है। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तब ए वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट ये होता है ए वाई में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से और यहाँ जाने में ए वाई में कितना चेंज हो रहा है। इसको आप इस तरह सोचिए, माना है यहाँ पे ए वाई की वैल्यू 10 है, ऊपर की डायरेक्शन में 10 है, और यहाँ पे भी ऊपर की डायरेक्शन में 10 है, मतलब सेम है, ए वाई कंपोनेंट यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो यहाँ का डॉट प्रोडक्ट और यहाँ का डॉट प्रोडक्ट जो आपने ए डॉट डी एल बनाया, दोनों साइड बाकी सब कुछ बराबर बनेगा, पर एक माइनस साइन का अंतर होगा। माइनस साइन का अंतर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डी एल वेक्टर नीचे की ओर है और यहाँ पे ऊपर की ओर। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो समेशन कितना बनेगा, 0। अगर ए वाई और ए वाई दोनों जगह का बराबर है, रेट ऑफ चेंज उसका 0 है यहाँ से यहाँ जाने में, तो फिर ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इन दो साइड्स के लिए, ये मिला के कितनी बनेगी, 0। लेकिन अगर एक साइड पे ए वाई की वैल्यू 10 है और दूसरी साइड पे माना 12 है, 10 + 2, तो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी 2, चेंज कितना हुआ ए वाई में। ओके, और चेंज इन ए वाई डेल ए वाई ओवर डेल एक्स। ओके, तो इन दिस केस द कंट्रीब्यूशन इन द लाइन इंटीग्रल आप शब्द अगर प्रॉपर नहीं भी जानते हैं, बेसिकली ये जो हमने इंटीग्रेशन नहीं मतलब डॉट प्रोडक्ट इसके लिए और इसके लिए निकाला, इसको जब हम दोनों के लिए ऐड करते हैं तो वो लास्ट में किस पे डिपेंड कर रहा है, हाउ फास्टली ए वाई चेंजेस इन द एक्स डायरेक्शन। ए वाई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे ए वाई और यहाँ पे का ए वाई बराबर है तो फिर इन दोनों का नेट कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ते हुए ए वाई में चेंज होता है तो कितनी तेज़ी से वो चेंज हो रहा है उस पर ये फैक्टर डिपेंड करेगा। ओके, बस। तो अब हमने इन दो पार्ट्स के लिए कैलकुलेशन कर ली। अब मुझे इन दो पार्ट्स के लिए अगेन मैथमेटिकली वैसे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम सेम आइडिया को रिपीट कर सकते हैं, बट लेट मी डू दैट। अगले वाले पार्ट्स के लिए आप ध्यान रखें, थर्ड और फोर्थ के लिए, थर्ड वाले को मैं इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूँगा और फोर्थ वाले को इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्थ वाले को प्लस जेड के अलॉन्ग और थर्ड वाले को नॉट जेड, ये एक्स एक्सिस है, प्लस आई के अलॉन्ग और इसको माइनस आई के अलॉन्ग। ओके, तो अगर मैं इन दो पाथ सेगमेंट्स के लिए भी अगर इस तरह की कंप्यूटेशन कर दूंगा और रिजल्ट मुझे ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ओके, यहाँ वाई विद एक्स है डिफ्रेंशिएशन, वहाँ एक्स विद वाई मिलेगा,
और इस dy की जगह dx होगा और इस dx की जगह dy होगा, तो मिला के ये dx dy के फैक्टर तो ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगा, लेकिन एक माइनस साइन भी आएगा। माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो वाली कैलकुलेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ अगले पेज पे, ओके। लेकिन मैथमेटिकली आपको बेसिकली सिमिलर आंसर मिलने वाला है, ओके। और फिर इन चारों को अगर ऐड कर दें, 1 और 2 का एडिशन इतना है, और 3 और 4 का जो आंसर होगा अगर हम उसको भी इसमें ऐड कर दें, तब हमें ये क्वांटिटी मिलेगी। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है, आप इसको ये सोचिए, लेकिन इसको सोचिए, इतना 4 टर्म लिखने के बजाय हम इसको शॉर्ट हैंड में इतना लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए का लाइन इंटीग्रल। लाइन के साथ डॉट किया है और फिर इंटीग्रेट कर दिया है, और वो भी कहाँ, एक बंद पथ पे, क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, ये हमने निकाला है, ओके। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ सेगमेंट्स के लिए इस कैलकुलेशन को रिपीट करूँ, तो ए डॉट डी एल थर्ड पे जो है और ए डॉट डी एल फोर्थ पे जो बनेगा उनको ऐड कर देंगे। ए डॉट डी एल थर्ड में ए की वैल्यू थर्ड वाली लोकेशन पे कितनी है, यहाँ की ए की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, यहाँ इवन यहाँ की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कितना है, इस लोकेशन पे ए जो है ए थर्ड, और उसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले डी एल के साथ। ये वाला डी एल कितना है, ये वाला डी एल कितना है, इसकी लंबाई तो डी एक्स के बराबर है, लंबाई तो डी एक्स के बराबर है, और डायरेक्शन कहाँ है, माइनस आई। ऐसे ही फोर्थ वाला जो ए डॉट डी एल है, इस सेगमेंट के लिए जो ए डॉट डी एल है, इस लोकेशन पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ, बाकी जगह की वैल्यू नहीं, यहाँ पे ए वेक्टर कितना है, यहाँ पे का ए वेक्टर, फोर्थ लोकेशन पे ए वेक्टर डॉट डी एल। ये है पाथ, हमने ऐसे में ट्रेवर्स किया, पाथ को मैंने ऐसे में दिखा रखा है, ये चाहे तो मैं फिर से ड्रॉ कर दूँ, ये है हमारे पाथ की डायरेक्शन। तो इस सेगमेंट को, थर्ड सेगमेंट को हमने ऐसे में चला है, फोर्थ को ऐसे में चला है। ऐसे में चलने का मतलब लंबाई तो फिर से डी एक्स चले हैं, और डायरेक्शन कौन सी है, आई, ओके। डी एक्स दोनों में है, एक में माइनस साइन है, एक में प्लस साइन, वो तो ठीक है, डी एक्स के साथ 1, एक जगह डी एक्स के साथ -1, मैंने डेलिबरेटली -1 को क्लियरली लिखा है, ओके। ए किसी लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे, उसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आई के साथ करेंगे तो उसका कौन सा कंपोनेंट पिक होगा, एक्स कंपोनेंट, ओके। वाई के साथ, जे के साथ वाई कंपोनेंट पिक हुआ था, आई के साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट पिक होगा। तो ए थर्ड का भी एक्स कंपोनेंट, थर्ड वाली लोकेशन पे ए जो भी है उसका केवल एक्स कंपोनेंट कितना है वो इंपॉर्टेंट होगा, और ऐसे ही फोर्थ लोकेशन पे ए जितना भी हो वो नहीं, उसका एक्स कंपोनेंट कितना है। हो सकता है इस थर्ड लोकेशन पे, उस ए को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे माना वो ए इतना बड़ा है, इतना बड़ा वेक्टर ए है, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट तो केवल इतना सी है, तो ये है इंपॉर्टेंट। ऐसे ही इस लोकेशन पे भी, तो केवल थर्ड और फोर्थ के एक्स कंपोनेंट, ओके। इसको आप दिमाग में, आपको इस तरह से अब तक बैठाना आ जाना चाहिए, या ग्रेजुअली आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, केवल एक्स कंपोनेंट क्यों पिक हुआ। अरे जो हमारा वेक्टर है जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एक्स या एक्स के एंटी पैरेलल वाला है, एक्स के अलॉन्ग या एंटी वाला। एंटी पैरेलल को हमने प्लस माइनस साइन से खुद उसका ध्यान रख लिया, तो बेसिकली आई वेक्टर के अलॉन्ग का, तो पूरा वेक्टर ए जितना भी हो डॉट प्रोडक्ट में उसका केवल कौन सा वाला कंपोनेंट रोल प्ले करेगा, एक्स वाला, ओके। एक्स वाला, इसके लिए भी ए एक्स, इसके लिए भी एक्स, लेकिन इसके लिए ए एक्स यहाँ पे वाला थर्ड लोकेशन पे, और इसके लिए ए एक्स कहाँ पे वाला, फोर्थ लोकेशन। यहाँ पे जो ए एक्स है और यहाँ पे जो ए एक्स है, अब आप इन दोनों को ऐड करें तो डी एक्स और माइनस, मैंने डेलिबरेटली -1 कॉमन लिया है ताकि a3x माइनस a4x बने। 3 वाले को मैंने ऊपर रखा, ऊपर से मेरा मतलब क्या है, हमारा एक्स वाई एक्सिस इस तरह से है, ये इस लाइन का y कोऑर्डिनेट से इस लाइन का y का कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, dy। अगर आप इस लाइन के y कोऑर्डिनेट को y कह रहे हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है y + dy डिस्टेंस और आगे है, तो डिस्टेंस में y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस में ये वाला पॉइंट आगे है, ओके। तो इसीलिए वो रखने के लिए मेरे को माइनस साइन कॉमन लेना पड़ा, ए थर्ड दिस। अब फिर से वही सवाल आ गया, किसी ए का एक्स कंपोनेंट और उसी ए का एक्स कंपोनेंट, लेकिन दो अलग अलग लोकेशन पे, एक कहाँ, एक इस लोकेशन पे और एक इस लोकेशन पे। अब आप बाकी फिगर भूल जाइए, केवल इन डॉट्स को देखिए। वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ जाने में वेक्टर ए चेंज होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स चेंज होते हैं। यहाँ हमें केवल इंटरेस्ट इसमें है ए का एक्स कंपोनेंट इस लोकेशन पे, थर्ड का मतलब ये लोकेशन, थर्ड का मतलब केवल इस लोकेशन से है, वहाँ पे ए का कौन सा एक्स कंपोनेंट, और उसी ए का एक्स कंपोनेंट लेकिन कहाँ, फोर्थ पे, यहाँ। इनका अंतर कितना है, मतलब यहाँ तक जाते आते एक्स कंपोनेंट कितना चेंज हो गया। यहाँ पे का एक्स कंपोनेंट अगर मैं सिंपली ए एक्स लिखूँ, अब मैं इस फिगर को ये बनाता हूँ, यहाँ पे हमारा सवाल अब केवल ये है, बाकी फिगर में हमें कोई मतलब नहीं है। ये है ये फोर्थ वाला है, ए फोर्थ का एक्स, और ये है ए थर्ड का एक्स। अब थर्ड और फोर्थ को हटा देते हैं, हमने फिगर में समझ रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं ए का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे से, और जब यहाँ जाते हैं उसमें कितना फ़र्क आता है।
कितना फ़र्क आता होगा, ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, dy के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, a का x कंपोनेंट का रेट ऑफ चेंज कितना है y के साथ, x के साथ नहीं y के साथ कितना है, और फिर हम कितनी डिस्टेंस चले, dy। a का x कंपोनेंट, लेकिन हम यहाँ और यहाँ वाले पॉइंट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं इस समय कि a का x कंपोनेंट यहाँ पे कितना था और a का x कंपोनेंट यहाँ पे कितना था। अगर आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होते तो इस नए पॉइंट पे a का जो x कंपोनेंट की वैल्यू होती वो इस फैक्टर पे डिपेंड करती, डेल a x बाई डेल x। a का x कंपोनेंट x के साथ कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, जैसा कि डाइवर्जेंस के केस में हुआ था। डाइवर्जेंस के केस में a के x कंपोनेंट का रोल था इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स x एक्सिस में सेपरेटेड थे, इनके बीच x एक्सिस में के अलॉन्ग dx का अंतर था। जबकि इस समय अगेन ax का रोल है, यहाँ पे वाला भी ax चाहिए, यहाँ पे वाला भी ax, लेकिन ये जिन दो लोकेशंस पे आपको ax की वैल्यू में इंटरेस्ट है उनमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए रेट ऑफ चेंज भी ax का कौन सा वाला चाहिए होगा, y वाला, क्रॉस डेरिवेटिव। और कितनी डिस्टेंस चले, dy। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे जो ये आया, ये डिफरेंस सिंपली कितने के बराबर होगा, अच्छा ax कितनी तेज़ी से y के साथ चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, और इनटू कितनी डिस्टेंस है, dy, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस dy, और dx इंटू -1 तो पहले से था बाहर। ओके, तो आप देख रहे हैं अगेन dx dy का फैक्टर यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला, अपोजिट ऑर्डर में इस dy की जगह dx मिला, dy, लेकिन ये फैक्टर आपको अगेन सेम मिल रहा है। ओके, तो अगर आप पूरे उसके लिए अब आप इन चीज़ों को कंबाइन करें, और मैं इस माइनस साइन का फिर से आपको रीज़न बता दूं, ये माइनस साइन फंडामेंटली क्यों आया, एक में आया एक में नहीं आया। आपने रास्ता इस तरह से चूज़ किया था कि हमारा रोटेशन ऐसे में होगा कि उसके करस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल क्वांटिटी है वो z एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगी। तो z एक्सिस के अलॉन्ग अगर उस क्वांटिटी ने लाई करना है तो आपको इस रास्ते को, इस रेड सेगमेंट को नीचे की ओर चलना पड़ेगा, इस रेड सेगमेंट को ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, और इस अपर सेगमेंट को इस डायरेक्शन में और इस लोअर सेगमेंट को इस डायरेक्शन में। तो एक में प्लस और एक में माइनस साइन आने का कारण ये है। ओके, दिस। और अगर आपको अगेन इस सेंस में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, माना इस स्क्वायर के सेंटर में ax की वैल्यू ax के बराबर है, सेंटर में वैल्यू ax है, तो इससे अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं, ऊपर मतलब कितनी डिस्टेंस, dy/2 डिस्टेंस अगर ऊपर जाएं तो वहाँ पे ax की नई वैल्यू कितनी होगी, ax, और ax का रेट ऑफ चेंज y के साथ, y एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग जाने पे कितना फ़र्क पड़ता है, उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, डेल ax अपॉन डेल y। और कितनी डिस्टेंस गए, केवल dy/2। और ऐसे ही अगर ये नीचे वाले पॉइंट पे आप ax कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सेंट्रल पॉइंट पे ax की वैल्यू और फिर से रेट ऑफ चेंज वही यहाँ भी आएगा, वही यहाँ भी आएगा। ax कितनी तेज़ी से y के साथ चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में गए तो dy/2 डिस्टेंस गए, और पीछे को आए तो -dy/2। तो अगेन आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट अप्रोप्रिएटली करेंगे थर्ड और फोर्थ में से, तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, तो अगर मैं ये चारों कंट्रीब्यूशन अब ऐड कर दूँ, 2 इसमें एडेड हैं और बाकी 2 इसमें एडेड है, तो अगर मैं चारों को ऐड कर दूं तो dx dy कॉमन आएगा, इसमें एक माइनस साइन भी आएगा और पहले वाला सी है, और आप सीधे सीधे ही देख लें, इस dx dy को छोड़ के आप देख लें, डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई, डेल ए वाई ओवर डेल एक्स। ये तो जब आप डेल क्रॉस ए लिखते हैं ये उसका z कंपोनेंट होता है, डेल क्रॉस ए तो ये पूरा है, तो हमें तो केवल ये मिला है ये, तो इसे आप बोलेंगे हमें क्या मिला, डेल क्रॉस ए का z कंपोनेंट। ओके, ये चीज़ जिसको सिंबॉलिकली मैंने ऐसे लिखा और जिसे हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड अ क्लोज पाथ। ओके, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सोचिए ए डॉट डी एल फर्स्ट के लिए प्लस ए डॉट डी एल सेकेंड के लिए प्लस ए डॉट डी एल थर्ड के लिए प्लस ए डॉट डी एल फोर्थ के लिए, चारों रास्तों के लिए ए डॉट डी एल निकाला और ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, इतनी मैथमेटिकली। और ये फैक्टर कितना है, ये डेल क्रॉस ए, पूरा डेल क्रॉस ए नहीं, उसका केवल z कंपोनेंट, ओके, इंटू डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे मैथमेटिकली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आप डेल क्रॉस ए को b समझ लो, तो ये b का z कंपोनेंट तो है। ओके, तो आप इसे, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसके पैरेलल वाली लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज़ है b का z कंपोनेंट, बी जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। और इस चीज़ को मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, b कोई भी वेक्टर है, अगर मैं उसका k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, i j k में से k के साथ, a का डॉट प्रोडक्ट j के साथ लेते हैं तो y कंपोनेंट पिक होता है, तो a का डॉट प्रोडक्ट k के साथ लेंगे तो z कंपोनेंट पिक होगा, तो b का डॉट प्रोडक्ट z के साथ उसके कौन से कंपोनेंट को पिक करेगा, bz। तो मैथमेटिकली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ओके अब यहाँ लौट जाते हैं फिर से। बी असल में मैंने शॉर्ट हैंड लिखा है किसके लिए, डेल क्रॉस ए के लिए, तो डेल क्रॉस ए डॉट डी एक्स डी वाई यूनिट वेक्टर के। अब डी एक्स डी वाई इंटू यूनिट वेक्टर के क्या है, ये जो हमने एक्स वाई प्लेन में छोटा सी स्क्वायर लिया था ना, ये भी तो एक एरिया है, और फिजिक्स में हम एरिया को वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते रहते हैं, एरिया एज वेक्टर, ये कोई एरिया है। किसी एरिया को जब वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, माना इसके लिए नोटेशन में तो मैंने ये वेक्टर लिख दिया इसके लिए, पर वो वेक्टर लिखते कैसे हैं, जितना ये एरिया एक्चुअली होता है वो तो जाता है मैग्नीट्यूड में। अगर ये स्क्वायर है और इसकी एक साइड डी एक्स और एक डी वाई, माना रेक्टेंगल है, तो इसका एक्चुअल एरिया कितना बना, डी एक्स डी वाई, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी एरिया के परपेंडिकुलर, ओके। और एरिया के परपेंडिकुलर आप कौन सा वाला परपेंडिकुलर लेंगे, माना ये कागज़ का टुकड़ा ही एक एरिया है, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन भी है, और ऐसा ही परपेंडिकुलर आप नीचे की ओर भी बना सकते हैं। एरिया के दो परपेंडिकुलर होते हैं, पर कन्वेंशन फिर से क्या है, क्योंकि ये एरिया में हमने एक रास्ता चूज़ किया था, हमने इस एरिया को ऐसे में चले थे, ओके। तो फिर हमारे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन इसी नियम से तय होगी। आप अंगुलियों को उस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में आपने मोशन किया है, पाथ जिस डायरेक्शन में था, तो तब जो परपेंडिकुलर आपको मिलता है वो बनेगा आपका प्रॉपर इस एरिया की डायरेक्शन। अगर इसी एरिया को हमने ऐसे में ट्रेवर्स किया होता, एरिया तो यही होता डी एक्स डी वाई वाला, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही बनता, लेकिन अगर इस एरिया को हमने ऐसे में चला होता तो मैं अंगुलियों को, सीधे हाथ की अंगुलियों को उसकी डायरेक्शन में कर्ल करता तो मेरा अंगूठा नीचे की ओर पॉइंट करता, नीचे मतलब माइनस जेड। लेकिन अभी हमारे लिए रास्ता ऐसे में था, तो जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बनेगी के या जेड के लॉन्ग, ओके। तो ये जो हमने एक्स वाई प्लेन में छोटा सी एरिया जिसके साथ हमने ये सारी कैलकुलेशन की, यहाँ पे ये जो टर्म मिला है ये एक्चुअली उसका एरिया वेक्टर है, इस एरिया का एरिया वेक्टर डेल क्रॉस ए डॉट डी एस, ओके। ये कैलकुलेशन हमारी आगे यूज़ होगी। इनफैक्ट ये स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ हो चुका है, थोड़ा सी इसमें हम और ऐड करेंगे आर्बिट्री पाथ के लिए, तो स्टोक्स थ्योरम जिसे कहते हैं वो यही है, ओके बस। लेकिन अब चलते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे। मैं इसको यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसको मैं आगे यूज़ करूँगा, इसको ऐसा ना समझे ये यूजलेस है। अब मैं जब स्टोक्स थ्योरम प्रूफ करूँगा, मैं इस रिजल्ट को सीधे यूज़ करूँगा, मैं फिर से डेरिवेशन नहीं करूँगा, ये सब नहीं शो करूँगा, सीधे मैं इस रिजल्ट को यूज़ करूँगा कि एक स्मॉल स्क्वायर टाइप की या रेक्टेंगल टाइप का फिगर हम एक्स वाई प्लेन में अगर लें, तो उसके अराउंड अगर मैं ये क्वान्टिटी इवेलुएट करता हूँ तो वो इतने के बराबर बनती है, ओके बस। लेकिन अब अभी भी सवाल ये है, ये तो मैथमेटिक्स आपने कर दी, ये भी एक मैथमेटिकल रिजल्ट ही है, लेकिन जो आपने शुरू में कहा था कि भाई ये रोटेशन को इंडिकेट करता है, कितना वो वेक्टर फील्ड इस नेचर का है या इस नेचर का है किसी पॉइंट के अराउंड, वो कर्ल से पता लगता है। तो ये कहाँ पता लगा। अब इसको इमेजिन करने के लिए आप स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए, आप एक इस तरह का विंड वेन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जो हवा की दिशा दिखाने के यंत्र होते हैं ना, छतों पे लगे रहते हैं, कहाँ पॉइंट, उस तरह का एक सिंपल खिलौना एपरेटस आप समझिए। आपने एक पतला रॉड ये ली और एक पतली रॉड, वैसे रॉड के बजाय ये हमारे पास कागज़ के टुकड़े होने चाहिए। आपने एक कागज़ का टुकड़ा ऐसे में लिया और एक कागज़ का टुकड़ा ऐसे में लिया और चिपका दिया उन्हें, है ना, तो फिर अगर हवा चलेगी तो वो घूमेगा। लेकिन मैं उसके बजाय सिंप्लिसिटी के लिए एक पतली रॉड ये है और एक पतली रॉड ये है, और आपने इसे एक्स वाई प्लेन में ही रखा हुआ है, ठीक है, माना यही सिचुएशन है। तो अगर मैं केवल एक्स वाई प्लेन पे अपने को कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ किस तरह से रोटेट कर सकती है। आप सोचिए, यहाँ से इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, ऊपर की ओर एक्सिस आ रही है, तो ये चीज़ ऐसे में रोटेट हो सकती है। अगर हवा यहाँ से टकराए तो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, या यहाँ से टकराए, या जैसे भी, मतलब खैर इसका रोटेशन होने को तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम इसका यही वाला रोटेशन लेंगे। ये वाला रोटेशन क्यों, अगर आप इसे एलिमेंट्री क्लासिकल मैकेनिक्स से एनालाइज करें, कोई चीज़ अगर इधर को रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में अगर ऐसे रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अगर ऐसे में रोटेट करेगी तो माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। तो हम प्लस जेड के अलॉन्ग इसका एंगुलर मोमेंटम रखना चाह रहे हैं, मैं उस तरह से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, जो इसे मैं क्रॉस कहूँगा सिंपली, ये क्रॉस अगर रोटेट करता है, तो माना आप पहले एयर का एग्जाम्पल लें, ये रोटेट क्यों करेगा, वेलोसिटी या फोर्स के कारण। वैसे रोटेशन के लिए फोर्स चाहिए, पर मैं उसे सिंपली वेलोसिटी के टर्म में भी कह सकता हूँ, ओके। ये बहुत प्रिसाइज मैं फिजिकली यहाँ पे नहीं होना चाहूँगा, नहीं तो मुझे फोर्स वेलोसिटी नहीं होता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इसको इस तरह सोचिए, माना एयर का एक मॉलिक्यूल या एयर का कुछ मास आया किसी वेलोसिटी से, और वो इस ब्लेड से, इसे आप एक ब्लेड समझिए, इस ब्लेड से आके टकरा के रुक गया, तो उसका मोमेंटम में कुछ चेंज हुआ, ठीक है। पहले उसका मोमेंटम कुछ था और फिर वो रुक गया, इससे टकरा के वो रुक गया, तो उसका मोमेंटम अब जीरो हो गया। तो
उसके मोमेंटम में कुछ चेंज हुआ, और जितना उसके मोमेंटम में चेंज हुआ उतना ही इस रॉड को मोमेंटम गेन हो जाएगा। जितना उसके मोमेंटम का लॉस हुआ उतना ये रॉड मोमेंटम गेन करेगी, और इसीलिए रॉड घूमती है। ये जो रोटेशन है आप इसको बहुत सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं। एक मॉलिक्यूल आया गैस का, यहाँ टकराया, खुद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, माना वो पूरी तरह स्टॉप हो गया, लेकिन जितना मोमेंटम उसने लॉस किया उतना इसने गेन किया, और इसने मोमेंटम गेन किया। अब इसका हमने ये पॉइंट फिक्स कर रखा है, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता है, लेकिन उसके कारण ये क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। ओके, तो मैं एक्चुअल रोटेशन तो फोर्स के कारण होता है, पर मैं वेलोसिटी के टर्म में डिस्क्राइब करूंगा कि हाँ लगातार इस पॉइंट के इर्द गिर्द हवा चल रही है। तो अभी मैंने बात केवल ये की अगर हवा यहाँ टकराती है, इस पॉइंट पे टकराती है, लेकिन हवा यहाँ भी टकरा सकती है, यहाँ भी टकरा सकती है, टकरा सकती है, इनफैक्ट टकराएगी, तो उसका भी असर होगा। अब उसका असर क्या होगा, माना अभी आप केवल इस रॉड पे कंसंट्रेट कीजिए, माना हवा जो है यहाँ भी टकरा रही है और यहाँ भी, इधर से हवा फ्लो कर रही है, माना इस डायरेक्शन से हवा फ्लो कर रही है। ओके, और हवा यहाँ भी टकराती है और यहाँ भी टकराती है। ओके, अब टकराने के कारण जो रोटेशन वाला एस्पेक्ट है, माना ये है वेलोसिटी मॉलिक्यूल की जब वो इस पॉइंट पे टकराता है, इस पॉइंट पे, इस वेलोसिटी के अगर आप दो कंपोनेंट्स ले लें, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, इसे आप एक्स कंपोनेंट कह दें, माना हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और इसे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट समझें, तो इसको रोटेट कराने में किसका रोल होगा, ये केवल इस ब्लैक पेन को देखो। एक वेलोसिटी अगर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये तो इसे रोटेट कराएगा, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो ऐसे में इधर को है, वो तो इसके रोटेशन में कोई रोल प्ले करेगा नहीं। इस रॉड के, वो इस रॉड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर इस वाली रॉड के लिए वेलोसिटी का केवल कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वाई कंपोनेंट। और सिमिलरली अगर रॉड के इस हिस्से में भी वेलोसिटी टकरा रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो उनके लिए भी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होगा, वाई वाला पुश करेगा, रोटेशन नेगेटिव जेड के अलोंग करे या जेड के अलोंग करे, पर रोटेशन कौन सा कराएगा, वाई वाला कंपोनेंट। एक्स वाला कंपोनेंट तो रॉड के बगल से पैरेलल निकल जाएगा, उसमें रोटेशन की टेंडेंसी नहीं होगी। ओके, तो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वाई वाला। अगर आप इसे एक्स वाई प्लेन समझ रहे हैं, ये एक्स और ये वाई, तो कौन सा कंपोनेंट, या अगर उसे और जनरलाइज करके बोलूँ, ये जो रॉड है, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, ये रॉड है, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में हम इस रेड वाली रॉड को भी कंसिडर करेंगे, इसको, इस पर भी हवा यहाँ भी टकरा रही है, यहाँ भी टकरा रही है, इसके रोटेशन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर वाला, ये वाला। तो जनरल नियम, हम एक्स वाई के बजाय जनरल रूल ये कह सकते हैं, रोटेशन इस पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना है का मतलब, माना ये वाई कंपोनेंट जरा सी है तो रोटेशन जरा सी कॉज होगा, और ये कंपोनेंट ज़्यादा है तो रोटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वाई डिपेंड रोटेशन केवल वाई कंपोनेंट पे करेगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे, वाई के बजाय परपेंडिकुलर कहें, रोटेशन केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, और वो भी कितना उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, तो बेसिकली क्वालिटेटिवली जो मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, कितनी तेज़ी से हमारा एक क्रॉस रोटेट कर रहा है, अभी हम केवल इसके ब्लैक पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है यहाँ पे। ओके, लेकिन रोटेशन केवल वेलोसिटी के इस वाले कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई वाले पे, वो इस वाले पे भी डिपेंड करेगा। आप इसको इस तरह सोचिए, अगेन ये ब्लैक पेन है, अगर आप इसको दोनों तरफ से, वाई वाले कंपोनेंट को ही ले रहा हूँ मैं, ये वाई कंपोनेंट मेरी अंगुलियाँ हैं, अगर आप इसे दोनों तरफ से बराबर फोर्स से प्रेस करें, अब ये पेन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी विंड वेन जो है उस सेंटर में आपने छेद करके उसे फिक्स कर रखा है, उसके सेंटर को फिक्स कर रखा है, तो ये अपनी जगह से आगे भी नहीं बढ़ सकता। अगर केवल एक जगह से फोर्स लगे तब तो ये रोटेट, आप सोच सकते हैं रोटेट करेगा, पर अगर आप जितना जोर यहाँ से लगा रहे हैं उतना ही जोर यहाँ से लगाएं तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये दोनों रोटेशन एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ओके, और अब मैं इसे अगर और प्रिसाइज होता, मैं मैकेनिक्स की प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करता, यहाँ से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है और यहाँ से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। पर मैं टॉर्क और इसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है ये वेलोसिटी फील्ड ही हो या फोर्स की बात हो रही हो, ये आइडिया को अब आप जनरल सेंस में सोचिए, रोटेशन को एक क्वालिटेटिव चीज़ समझिए। कोई वेक्टर फील्ड ए है तो रोटेशन जैसा जो एस्पेक्ट है उसके लिए पूरा ए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कौन सा वाला, ए का वाई कंपोनेंट यहाँ पे कितना है और ए का वाई कंपोनेंट यहाँ पे कितना है। लेकिन अगर दोनों जगह ए का वाई कंपोनेंट फिर से बराबर रहा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो रोटेशन कब होगा, जब एक तरफ का वाई कंपोनेंट कम और एक तरफ का ज़्यादा होगा। आप इसे क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर फोर्स के टर्म में समझना चाह रहे हैं, अगर दोनों तरफ से एफ वाई कंपोनेंट लगा तो रोटेशन नहीं होगा, लेकिन एक तरफ अगर एफ वाई लगा और दूसरी तरफ एफ वाई से माना थोड़ा ज़्यादा, इधर से 3 और इधर से 3+2,
तो नेट इसका रोटेशन इधर को होने की टेंडेंसी होगी। और अगर अपोजिट सिचुएशन होगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 से थोड़ा ज़्यादा 3+2, तो रोटेशन इधर होने की टेंडेंसी होगी। तो रोटेशन कब कॉज होगा? जब जो फोर्स है, अगर फोर्स के टर्म में सोचें, फोर्स का वाई कंपोनेंट में डिफरेंस कितना है। अगर दोनों जगह फोर्स का वाई कंपोनेंट सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये अगेन वही चीज़ आ गई, एफ वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये भी 1000 है और ये भी 1000, यहाँ से भी 1000, यहाँ से भी 1000, रोटेशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये 1000 है और ये 1000 से थोड़ा ही डिफरेंट हो, 1000 + 1, तो जो 1 वाला फैक्टर है वो रोटेशन को कॉज करेगा। तो रोटेशन का कारण एक्चुअली जब आप रॉड के दोनों एंड्स को एक साथ देखते हैं, तो रोटेशन का कारण आप एफ वाई भी नहीं बोलेंगे। रोटेशन का कारण क्या होगा? एफ वाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फ़र्क पड़ता है। फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है, यहाँ और इस पॉइंट पे रॉड के जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उनके बीच फोर्स के वाई कंपोनेंट में कितना चेंज होता है। माना हम उसे डेल एफ वाई लिखें, अभी मैंने डेल एफ वाई लिखा है, अभी इसे पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं दिस। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप देखें, माना कोई चीज़ आपने सेंटर पे फिक्स कर रखी है। सेंटर पे फिक्स करने का मतलब यह है, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकती है, अपनी जगह से हिल नहीं सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकती है। अगर आप दोनों पॉइंट से बराबर फोर्स से लगाएं उस पर, आप ऐसे सोचो, जिस फोर्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप ऐसे सोचो आपने यहाँ से 2 धागे बांध रखे हैं और उन दोनों धागों को अगर आप बराबर फोर्स से खींचें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये रॉड ट्रांसलेटरी मोशन तो इसका वैसे भी नहीं हो सकता और रोटेटरी मोशन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आप बराबर फोर्स से खींच रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक तरफ थोड़ा कम फोर्स से खींचा और एक तरफ थोड़ा ज़्यादा फोर्स से, तब इसका रोटेशन होगा। तो जो चीज़ हमारे पिछले केस में भी आ रही थी, डाइवर्जेंस में भी आई, कर्ल में भी आई, एफ एक्स या एफ वाई या ए एक्स या ए वाई की खुद की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है उसका चेंज कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। वही चीज़ इस रोटेशन में भी आ रही है। क्वालिटेटिवली हम ये देखना चाह रहे हैं, अगर कोई वेलोसिटी या किसी फोर्स या इन जनरल किसी ए वेक्टर फील्ड के कारण रोटेशन जैसी किसी चीज़ का कंसेप्ट आ रहा है, तो वो चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि पहले तो एक्स और जेड कंपोनेंट्स पर तो डिपेंड ही नहीं करेगी, डिपेंड करेगी तो वाई कंपोनेंट पे, और वाई कंपोनेंट की भी एब्सोल्यूट वैल्यूज पे नहीं डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी वाई कंपोनेंट यहाँ से और यहाँ जाने में कितना फ़र्क पड़ जाता है। ओके, दिस माना फोर्स में आप सोचें, ये भी फोर्स 2 न्यूटन का, ये भी फोर्स 2 न्यूटन का, रोटेशन नहीं होगा। ये फोर्स 2 न्यूटन का और ये माना 3 न्यूटन का, तो रोटेशन इफेक्टिवली जो इनका डिफरेंस है 1 न्यूटन, यहाँ से और यहाँ जो फोर्स है उसमें कितना अंतर है। तो जनरल अगर कोई वेक्टर फील्ड है आपका, रॉड के इस एंड पे कुछ है, रॉड के इस एंड पे कुछ और है, फाइनल चीज़ जिस पे इसका रोटेशन निर्भर करेगा, रोटेशन को आप अगेन एब्सोल्यूट रोटेशन ना सोचें, मैथमेटिकल टर्म्स में हम जिस चीज़ को रोटेशन कह रहे हैं, रोटेशन जैसी जो चीज़ इस वेक्टर फील्ड के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, वो रोटेशन डिपेंड करेगा भाई इस पॉइंट का जो वाई कंपोनेंट है और इस पॉइंट का जो वाई कंपोनेंट है, इनमें अंतर कितना है। उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं, ये वाई कंपोनेंट इस वाई कंपोनेंट से कितना ज़्यादा है और ये वाई कंपोनेंट इस वाई कंपोनेंट से कितना ज़्यादा होता है। माना इसको आप लिख रहे हैं ए वाई एट पॉइंट P1 और इसको लिख रहे हैं ए वाई एट पॉइंट P2, वाई कंपोनेंट ही हैं लेकिन एक P1 पे P2 पे, ये इससे कितना ज़्यादा होगा। आप बोलेंगे ए वाई का रेट ऑफ चेंज मुझे किसके साथ चाहिए, एक्स के साथ। ये डिस्टेंस एक्स के अलॉन्ग है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में अंतर क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं और कितनी दूरी पे हैं, डी एक्स दूरी पे। आप देख रहे हैं फिर से क्रॉस डेरिवेटिव आ रहा है, ये एग्जैक्टली यही वाला डेरिवेटिव है। यहाँ तो ये मैथमेटिक्स करके आया था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ये जो मैथमेटिकल टर्म ऑब्टेन हुआ, ये किस तरह की चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, मैथमेटिकली ये क्या इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है अपने अंदर। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि ए वाई यहाँ और ए वाई यहाँ में कितना अंतर है। अगर आप मेरी अंगुलियों को देख रहे हैं, ये दोनों मैंने एक साथ रखी हैं, मतलब बराबर लेंथ, और अगर एक ज़्यादा है एक कम है तो रोटेशन जैसी चीज़ होगी। तो उसको कौन मेज़र करता है, मैथमेटिकली उसको यही मेज़र करता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ दूरी पर हैं, उन वहाँ जाते आते वाई पे कितना फ़र्क पड़ा, वाई कंपोनेंट पे कितना फ़र्क पड़ा। ये तो ये मैथमेटिकली जो हमें ये और ये क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला जो टर्म है क्रॉस डेरिवेटिव टर्म, ये रोटेशन अलॉन्ग द, कुल मिला के कितना रोटेशन होने वाला है उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन तो इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट का एक टर्म तो समझ गए, ये वाला तो हम समझ गए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग का रोटेशन देख रहे हैं केवल, तो हमें केवल ये वाला टर्म समझना है। अब इसमें से ये वाला तो समझ आ गया, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। हाँ, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स या इस केस में डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, वो ये बताएगा हाँ रोटेशन किस हद तक होगा। रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स 2 और 2, रेट ऑफ चेंज 0 है तो रोटेशन नहीं होगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, थोड़ा रोटेशन होगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25, माना
वाई कंपोनेंट बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 में 23 जुड़ गया, 23 हो गया, तो रोटेशन बहुत फास्ट होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कंपोनेंट विद एक्स बताएगा किस हद तक रोटेशन हो रहा है। ओके, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कहानी यहाँ पे ख़त्म क्यों नहीं होती? हमारे ये जो हमने क्रॉस लिया है, इसकी एक आर्म ये वाली भी तो है, रोटेशन में इसका रोल भी तो होगा। इसको तो हमने चेक कर लिया, इसके रोटेशन में केवल फोर्स या वेलोसिटी या ए जो भी आपका है उसके केवल वाई कंपोनेंट का रोल है, और वाई कंपोनेंट की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ से यहाँ जाने पे वाई कंपोनेंट कितनी तेज़ी से बदलता है। अब ये जो रॉड है, ये रेड रॉड, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाया मैंने। अगर ये मेरी रेड रॉड है, ये कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा? पहले तो रोटेशन, ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। ओके, पहले पिछले रिजल्ट को मैंने यहाँ पे समराइज़ करके लिखा है, फिगर फिर से बनाया मैंने। ए वाई कोई जनरल वेक्टर फील्ड ए वाई है, उसके वाई कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे इतनी है, और यहाँ पे आते आते उस वैल्यू में मैथमेटिकली इतना चेंज हो जाता है। ए वाई पुरानी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आएगा? डेल ए वाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। ओके, लेकिन अगर रॉड ऐसे में है, ये रेड वाली रॉड है, तो अगेन वेक्टर फील्ड ए यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, पार्टिकल किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, पर इसके रोटेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो होगा एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स कंपोनेंट कितना है? फिर अगेन वही सिचुएशन आती है, अगर एक्स कंपोनेंट दोनों जगह बराबर है, यहाँ और यहाँ बराबर है, तो रोटेशन नहीं हो पाएगा। सेंटर में हमने इसे फिक्स कर रखा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन तो वैसे ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर दोनों जगह से एक्स कंपोनेंट भी बराबर है, तो रोटेशन जैसा फिनोमिना नहीं हो सकता है। रोटेशन के लिए क्या जरूरी है? एक्स कंपोनेंट यहाँ पे और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो? अलग अलग। मैंने एरो से दिखाने की कोशिश की है, ये इस पॉइंट का ए एक्स कंपोनेंट और ये इस पॉइंट का ए एक्स कंपोनेंट, माना इनमें डिफरेंस है, कोई जरूरी नहीं है लार्जर हो, ये इससे स्मॉलर भी हो सकता है, लेकिन अगर इनमें डिफरेंस होगा तभी रोटेशन होगा। ओके, अच्छा, मैंने सीधे सीधे एक कोट किया है, ये रेड रॉड का जो रोटेशन है, हमारी वो जो चक्री है जो हवा से घूमती है, उसके दूसरा पार्ट ब्लैक पार्ट का रोटेशन किस फैक्टर से कंट्रोल होता है हमने देख लिया, लेकिन उसी में रेड पार्ट भी है। उसके इस रेड पार्ट का जो रोटेशन है वो किस फैक्टर से कंट्रोल होगा? ए एक्स, ए का एक्स कंपोनेंट यहाँ से यहाँ जाने में कितनी तेज़ी से चेंज होता है? ए एक्स ओवर डेल वाई। यहाँ मैंने डी वाई वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं केवल इसको क्वालिटेटिवली कर रहा हूँ, मैं क्वांटिटेटिवली नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा, क्या यहाँ से यहाँ जाने पे ए एक्स पे फ़र्क पड़ता है? और यहाँ से यहाँ जाने का मतलब अब की बार आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं किस एक्सिस के अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आपको ये चेक करना है क्या ए का एक्स कंपोनेंट वाई के साथ वेरी करता है? अगर करता है तो रोटेशन होगा, नहीं करता है नहीं होगा। माना दोनों जगह वैल्यू 2 है, रोटेशन नहीं होगा। एक जगह 2 एक जगह 3 है, थोड़ा रोटेशन होगा। और एक जगह वैल्यू 2 है और एक जगह वैल्यू 25 है, 2 + 23, तो और भी ज़्यादा रोटेशन होगा। लेकिन इसमें एक माइनस साइन भी आया है। माइनस साइन मैंने यहाँ पे आप सोच सकते हैं मैंने बाई हैंड लिखा है, क्योंकि मैं हमारे इस वाले में ये सेकंड टर्म माइनस साइन के साथ आता है। क्रॉस डेरिवेटिव तो आता है एक्स का वाई के साथ, ये वाई का एक्स के साथ, ये एक्स का वाई के साथ। y का x के साथ क्यों? यहाँ y कंपोनेंट इंपॉर्टेंट था और फिर बाद में y कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इंपॉर्टेंट ये रहा y कंपोनेंट x के साथ कितनी तेज़ी से चेंज होता है, ठीक है। और इस वाले के लिए इंपॉर्टेंट रहा x कंपोनेंट, इस वाले के लिए ब्लैक पेन के लिए y कंपोनेंट इंपॉर्टेंट था, और लास्ट में y कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 से वो कितना डिफरेंट है? ये डिफरेंट, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही रेड रॉड के लिए एक्स कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। बाद में एक्स कंपोनेंट की भी एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स कंपोनेंट यहाँ से यहाँ जाके कितना चेंज हो जाता है मैथमेटिकली, वो इतना है। इस पॉइंट पे अगर ए एक्स इतना है तो इतनी दूर जाके ए एक्स कितना हो जाएगा? पुराना ए एक्स प्लस ए एक्स का रेट ऑफ चेंज वाई के साथ, डेल एक्स ओवर डेल वाई। और कितनी डिस्टेंस हम आगे गए? डी वाई। ओके, लेकिन फिर मैंने यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया? इन दोनों का अंतर तो इतना है। हम रोटेशन देख रहे हैं प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। ये कंपोनेंट, उसमें कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मैथमेटिकली इतना एक्स्ट्रा ऐड होता है। अगर ऐड नहीं हो रहा होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, अपने आप आपकी एक क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी। पर आप इस एक्सप्रेशन को लिटरली अगर लें कि हाँ कुछ ऐड हो रहा है, ऐड मतलब ज़्यादा, तो ये कंपोनेंट ब्लैक रॉड के लिए ये कंपोनेंट कम है और यहाँ पे वाला इतना ज़्यादा है, तो ये रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? रोटेशन ऐसे में हो रहा है, प्लस जेड एक्सिस के। अब आप रेड वाली रॉड को देखो, ए एक्स यहाँ पे कुछ है, इस पॉइंट पे ए एक्स की कुछ वैल्यू है, स्मॉल वेक्टर, और यहाँ पे का ए एक्स इससे इतना ज़्यादा है, ये वाला वेक्टर बड़ा है, तो इसका नेट रोटेशन की टेंडेंसी कहाँ पे होगी? किधर को होगी?
अगर ये इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और यहाँ से कम फोर्स लग रहा है तो इसके रोटेशन की टेंडेंसी कहाँ होगी। हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे कुल मिला के सारा का सारा रोटेशन इस डायरेक्शन में कितना जनरेट हो रहा है। ब्लैक रॉड के कारण तो इतना जनरेट हुआ, लेकिन रेड रॉड के कारण इतना तो जनरेट हुआ, लेकिन ये तो माइनस जेड के अलॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको सही करने के लिए मैंने एक माइनस साइन लगाया। मतलब कुल मिला के अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर फील्ड में हमने ऐसी कोई ऑब्जेक्ट रखी है, आप रियल वेलोसिटी फील्ड सोच लें, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसके बीच आपने इस तरह का एक सेटअप रख दिया, तो ये सेटअप कुल मिला के पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितनी तेज़ी से घूमेगा वो डिपेंड करेगा। ये फैक्टर तो सीधे सीधे, और इस फैक्टर में एक माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना माइनस साइन के ये इधर के रोटेशन को इंडिकेट करता है। तो आपने इससे भी अगर इधर का ही रोटेशन कैलकुलेट करना है प्लस जेड वाला ही, तो उसमें आपको एक माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के जेड एक्सिस के अलॉन्ग का जो रोटेशन है वो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो यही तो आपका जेड कंपोनेंट होता है। तो ये होपफुली ये जो पिक्चर है ये थोड़ा मिक्स्ड है, मैं ये सारा का सारा वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में नहीं ना सोचें आप, लेकिन जो हमने शुरू में मैंने आपको क्वालिटेटिवली आंसर दे दिया था कि किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल बेसिकली उसका रोटेशन बताता है किसी पॉइंट के अराउंड, उसका ये सेंस आप समझ सकते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल जो ग्रिफिथ्स की बुक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कर्ल का, बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। किसी वेक्टर फील्ड का रोटेशन आप पानी या हवा में कहीं पे रोटेशन नापना चाह रहे हैं तो आप कैसे नापेंगे, आप वहाँ पे एक छोटी सी चक्री जिसके कागज़ की जिसकी पंखुड़ियाँ बनी हैं वो ड्रॉप कर दीजिए। अगर वो रोटेट करती है तो इसका मतलब वहाँ पे वेक्टर फील्ड की कर्लिंग है। अगर आप एक पानी इस तरह की पंखुड़ी जो मैंने डिस्क्राइब की है, एक ब्लैक और रेड रॉड वाली, अगर आप पानी का कहीं पे फ्लो हो रहा है, पानी या हवा का, लेकिन ऐसा फ्लो है, अगर आप इसके रास्ते में अपनी वो रखेंगे, वो चक्री छोटी सी चक्री ये वाली ब्लैक और रेड रॉड वाली, ये घूमेगी ही नहीं। वेलोसिटी जो है वो ब्लैक रॉड के तो पैरेलल है, तो ब्लैक रॉड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रेड रॉड पे जितनी ज़ोर से यहाँ टकराएगा उतनी ज़ोर से यहाँ भी टकराएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, रोटेशन नहीं होगा। लेकिन उसी तरह की चक्री को अगर आप इस तरह के कहीं पे अगर पानी का फ्लो है यहाँ रख देंगे तो वो घूमेगी। कहीं पे चक्रवात और भी भयंकर है, और भी भयंकर मतलब मैं क्वालिटेटिवली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोटेशन है पानी का, तो वहाँ पे अगर आप एक छोटी चक्री ड्रॉप करेंगे तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से घूमेगी। अब ये जो चक्री और चक्रवात ये हमने कहा, ये तो हमने केवल 2 डायमेंशन में कहा, हम केवल उसको देख रहे थे। जनरल कोई वेक्टर फील्ड का रोटेशन तीनों डायरेक्शंस में हो सकता है। तीनों डायरेक्शन मतलब आप एक छोटी सी चक्री लें, ठीक है, पहले आप उसे XY प्लेन में आपने रखा, ये XY प्लेन में, और इसका रोटेशन चेक किया, इसका रोटेशन ये कंपोनेंट के करस्पॉन्ड, फिर उसी चक्री को आपने इस तरह से रख दिया ऐसे में, और अब इसका रोटेशन चेक किया, इसका रोटेशन इनमें से कोई एक कंपोनेंट बताएगा, और फिर उसी चक्री को आप तीसरे ओरिएंटेशन में रख दीजिए। ये 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस हैं सेम चक्री के। अगर आप इस हाथ को आप चक्री का प्लेन समझें, एक बार आपने इसे XY प्लेन में रखा है, एक बार YZ प्लेन में रखा है, और एक बार XZ प्लेन में। ओके दिस, तो आप इसे 3 अलग अलग प्लेन्स में रख के वहाँ के रोटेशन ऑब्जर्व करें तो वो ये क्वांटिटीज़ हैं। ओके, लेकिन एक से अगर आप समझ जाते हैं तो 3 उसका जनरलाइजेशन है। बेसिकली आपको 3 विंड वेन्स यूज़ करनी पड़ेगी, 3 अलग अलग चक्रियाँ, कि Z एक्सिस के अराउंड कितनी कर्लिंग है, ये वाला फैक्टर जो है Z एक्सिस के अराउंड वो वेक्टर फील्ड किस हद तक घुमा हुआ है, कितनी कर्लिंग है, कितना रोटेशन है Z एक्सिस के अराउंड, उसको ये मेज़र करेगा। Y एक्सिस के अराउंड किस हद तक उसकी कर्लिंग है, उसको ये फैक्टर मेज़र करेगा। और X एक्सिस के अराउंड कितनी कर्लिंग है, उसको ये। एक्सपेरिमेंटली आप देखना चाहते हैं पानी या उसमें, आपको एक नहीं 3 चक्रियों की जरूरत पड़ेगी। उसी पॉइंट पे एक चक्री ऐसे में रखो, वो ये वाले कंपोनेंट को बताएगी, एक चक्री ऐसे में रखो, और एक चक्री ऐसे में रखो, तो इनके रोटेशंस आपको बताएंगे ये और ये कंपोनेंट कितने हैं। ओके, सो होपफुली विद दिस आइडिया यू गेट अ पिक्चर ऑफ कर्ल एज वेल, कर्ल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। होपफुली दिस आइडिया हेल्प्स। और साथ साथ लेकिन जो डाइवर्जेंस और कर्ल में हमने कैलकुलेशंस की हैं यूजिंग दिस स्क्वायर और यहाँ पे दिस क्यूब एंड दिस स्क्वायर, इनको प्लीज़ क्लियरली देख लें, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट एक प्रूफ वाला सेगमेंट है मैथमेटिकली, जो जिन्हें हम कहते हैं हम गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करना चाहेंगे, उन रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए अगेन मुझे इन कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इनको फिर से नहीं करूँगा, मैं सीधे इनके रिजल्ट्स कॉपी करूँगा। ओके, और फिर उससे आगे बढ़ूँगा। उसके बाद हमारा प्रूफ केवल 2 या 3 लाइन का बच जाता है। इसेंशियली ये जो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की थी, ये वाली, आज वाले में ये, और पिछले लेक्चर में ये वाली 2 फेसेस का कंट्रीब्यूशन और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये वाली कैलकुलेशन ही बेसिकली गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ है। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी।